Hello everyone, welcome to CommerceNet Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine. Today's video is all about some very important and relevant topics concerning human resource management. आज के वीडियो में हम वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं एंड दिस वुड बी द लास्ट वीडियो फॉर आवर यूनिट बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम. तो आज जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, बचे हुए कंसेप्ट और साथ ही साथ जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कंसेप्ट हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग, एज यू ऑल नो, a reminder for you all, do watch the video till the end. If you like the video, do give it a like, share it with your friends as much as possible, and most important of all, subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Let's proceed with today's important topics. First one is personality, the sum of inner characteristics, features, qualities, attributes and traits of a person. जनरली जब हम एक कॉमन लैंग्वेज में पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं किसी पर्सन की, तो हम ये समझते हैं कि हम उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं कि वो टॉल है या नहीं, वो फेयर है या नहीं, वो हैंडसम है या नहीं. बट दिस इज नॉट पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट. अगर आप इन सब चीज़ों से पर्सनैलिटी को कैटेगराइज कर रहे हो तो ये बहुत एक मियर और बहुत ही ज़्यादा एक नैरो कंसेप्ट हो जाएगा पर्सनैलिटी के बारे में. पर्सनैलिटी में वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, बट वी आर clearly focusing upon the inner characteristics of a person. We are focusing upon the qualities and attributes that a person is having, which makes him strong enough to succeed and efficient and effective enough to succeed in the organization. Next है हमारा perception. In simple terms, the way a person sees the world around. परसेप्शन यानी कि हमारा क्या व्यू पॉइंट है किसी चीज को लेकर के, वो कहलाता है हमारा परसेप्शन, कि हम किसी चीज को किस तरह से देखते हैं, हमारा नजरिया क्या है. जो एक नजरिया टर्म हम यूज करते हैं वो कहलाता है हमारा परसेप्शन किसी भी चीज के बारे में. हम एक ही टाइम पे किसी एक फॉर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो कोई एक रोप है, तो वही रोप किसी एक नॉर्मल स्टेबल माइंड वाले पर्सन को रोप ही दिखेगा, बट एट द सेम टाइम इफ अ पर्सन इज हैविंग एन अनस्टेबल माइंड, द पर्सन इज नॉट वेल और एनीथिंग लाइक दैट, उसको कहीं ना कहीं डर की फीलिंग है उसके अंदर, तो माइट बी पॉसिबल कि वही रोप उस पर्सन को स्नेक अपीयर हो. तो ये एक परसेप्शन है कि हाउ यू सी द वर्ल्ड अराउंड यू. इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू कि आपका क्या नजरिया है दुनिया को देखने का. नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड्स. अ पर्सन्स एंड्यूरिंग फेवरेबल और अनफेवरेबल कॉग्निटिव इवैल्यूएशन, फीलिंग एंड एक्शन टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट. अब ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आजकल हम लोग सोशल मीडिया इतना ज्यादा यूज करते हैं, तो लोगों को ये जो एटीट्यूड का टर्म है ये ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा ईगो की बात कर रहे हैं. बट एटीट्यूड इज नॉट अबाउट ईगो. एटीट्यूड इज योर way how you are looking at the things, whether it is favorable or unfavorable. Your style of doing a particular work, your style of acting in a particular situation, that is your attitude, and that can be favorable, that means it can be in a positive way, or it can be unfavorable, that means it can be in a negative way. So this is what attitude is all about. I hope these three terms are clear to you all. Next हम बात कर लेते हैं ग्रुप डायनामिक्स के बारे में. It deals with the attitude and behavioral patterns of a group. Basically ग्रुप डायनामिक्स को सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें, तो जब कई सारे लोग एक ग्रुप में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन, वो एक सिनेरियो हमारा कहलाएगा ग्रुप डायनामिक्स का. और बेसिकली इसमें हम एटीट्यूड या बिहेवियरल पैटर्न अंडरस्टैंड करते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप का, कि वो जो उनका एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो किस तरफ इंक्लाइंड है. Next point says it can be used as a means for problem solving, teamwork and to become more innovative and productive as an organization. अब इसको किन किन चीजों के लिए यूज किया जा सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, फिर है टीम वर्क के लिए, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन और क्रिएटिविटी एनहांस करने के लिए भी आप ग्रुप डायनामिक्स का यूज कर सकते हैं. 5 स्टेजेस जो इसके हैं, जिसमें सबसे पहला है फॉर्मिंग. फॉर्मिंग में व्हेन एक्चुअली यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ग्रुप इज ऑल अबाउट, जिसमें कुछ अनक्लियर रिस्पॉन्सेज होंगे, गाइडेंस और डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगा. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एग्रीमेंट भी होगा, बहुत माइन्यूट एग्रीमेंट मिलेगा आपको ग्रुप के बीच में. जो भी डिफरेंट पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द ग्रुप, उनके बीच में बहुत थोड़ा सा एग्रीमेंट मिलेगा, और कहीं ना कहीं अनक्लियर रिस्पॉन्स वाली सिचुएशन होगी फॉर्मिंग स्टेज में.
सेकेंड स्टेज है हमारा स्टॉर्मिंग, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट का एक सिचुएशन होगा जहां पे क्लैरिटी का जो कंसेप्ट है वो प्रेवलेंट होगा, थॉट्स में जो क्लैरिटी है, पर्पस की जो क्लैरिटी है वो सामने निकल के आएगी। और अल्टीमेटली जब किसी चीज की तरफ आप क्लैरिटी से सोचते हैं तो कहीं ना कहीं दो लोग अगर उनका व्यू पॉइंट, उनका थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रहा है तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मिंग, जिसमें बेसिकली हम क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पाएंगे कि एक्चुअली व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी आर सपोज टू डू। उसके बाद आएगा परफॉर्मिंग, जिसमें क्लियर विजन और पर्पस होगा, गोल अचीवमेंट पे फोकस होगा और डेलीगेशन भी इसी में आएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो आएगा हमारा adjourning. Now as far as adjourning is concerned, we are basically going to focus on task completion, and we'll somewhere feel that have that feeling of achievement and recognition within the organization. So this is what group dynamics is all about. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेबर वेलफेयर ऑफिसर के बारे में, कौन अपॉइंट होता है, कैसे अपॉइंट होता है, एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू अपॉइंट अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 and the Mines Act 1951 provide for the appointment of labor welfare officer. अब इन तीनों एक्ट्स को याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करने में किन एक्ट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। वो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, प्लांटेशन एक्ट 1951 और माइंस एक्ट 1951। ठीक, labor welfare officers to be appointed in case workers exceed 500 within an unit and 300 as per plantation labor act. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी यूनिट में अगर 500 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं तो वहां पे आपको लेबर वेलफेयर ऑफिसर डेजिग्नेट करना ही पड़ेगा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड बिकम्स कंपल्सरी। लेकिन यही जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ये 300 है एज पर प्लांटेशन लेबर एक्ट। अब अगर हम ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें लेबर वेलफेयर ऑफिसर की, तो इसमें एडवाइजरी, पॉलिसिंग, फंक्शनल, सुपरवाइजरी और सर्विस ओरिएंटेड, ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे लेबर वेलफेयर ऑफिसर की। और अगर क्वालिटीज और क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बेसिकली किसी भी जॉब के लिए जो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है वही होगा। यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए सोशल सर्विस या सोशल वर्क में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, द पर्सन शुड नॉट बी अंडर going through under any legal proceedings or anything like that. Okay, so this is what labor welfare officer is all about. Next we'll talk about Industrial Disputes Act 1947. It came into force on April 1, 1947. This is to be remembered very clearly कि Industrial Disputes Act कब enforce हुआ था? April 1st, 1947. The settlement machinery under this act are conciliation. Conciliation में क्या होगा? जो workers और employers हैं उनका एक कह सकते हो उनके issues को resolve किया जाएगा by a third person. फिर है वॉलेंट्री arbitration. जब कंसिलिएशन के एफर्ट्स फेल हो जाते हैं तो कंफ्लिक्टिंग पार्टीज एक थर्ड पार्टी को रेफर करती हैं जो कि होता है हमारा आर्बिट्रेटर। जब कंसिलिएशन फेल हो जाएगा तब आएगा वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, जो कि दैट विल बी प्रिसीडेड बाय द आर्बिट्रेटर। और उसके बाद लास्ट आता है एब्जुडिकेशन, जो कि कंपल्सरी आर्बिट्रेशन होता है। जब वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन भी फेल होता है तब एब्जुडिकेशन को हम रिजॉल्व करते हैं, वेरिन इट इज कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, wherein we'll have labor courts, industrial tribunals and national tribunals. अगर हम अथॉरिटीज की बात करें जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के, तो वो है ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी, वर्क्स कमिटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, tribunal and arbitrator. So these are the bodies, these are the authorities that are responsible for the settlement of disputes in the industry. उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट काउंसिल्स और कमिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा वर्क्स कमिटी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947। ये हर एक अंडरटेकिंग में कह सकते हैं कि प्रिविलेंट होता है वेर एवर वी हैव 100 और मोर वर्कमैन एम्प्लॉयड। और इनके जो वर्कर्स होते हैं वो डायरेक्टली अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जहाँ पे कोई यूनियन नहीं होता है, इक्वल मेंबर्स होते हैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज से। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स की बात करें तो दीज वर एस्टैब्लिश्ड इन 1958. बेसिकली दीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड एट द प्लांट लेवल और इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ भी होंगे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज से।
basically this works for accident prevention, management of canteens, revision of work, एब्सेंटिज्म, इनडिसिप्लिन, ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है हमारा जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स. उसके बाद आता है हमारा वर्क्स डायरेक्टर्स, जो कि 1970 में इस्टेब्लिश किया गया था. दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. शॉप काउंसिल्स की अगर हम बात करें तो दीज वर एस्टैब्लिश्ड इन 1975, 30th October 1975. दिस वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कोई भी एनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 500 से ज्यादा वर्कमैन है, याद रखिएगा 500 से ज्यादा वर्कमैन है, उनमें शॉप काउंसिल्स को एस्टैब्लिश करना कंपलसरी है, जहां पे इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज से, एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स शुड नॉट एक्सीड 12. ठीक है, 12 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होने चाहिए. उसके बाद है हमारे जॉइंट काउंसिल्स, जो कि 1977 में एस्टैब्लिश हुए थे. दीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द होल यूनिट एम्प्लॉइंग 500 और मोर वर्कर्स. बेसिकली कोई भी यूनिट जो 500 से ज्यादा वर्कफोर्स को एम्प्लॉय कर रही है, उसके लिए जॉइंट काउंसिल्स अपॉइंट किए गए थे. जॉइंट काउंसिल्स की जो मीटिंग होती है वो वंस इन अ क्वार्टर होती है. दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड कि जॉइंट काउंसिल्स की जो मीटिंग होगी वो वंस इन अ क्वार्टर होगी. और उसके बाद हमारा लास्ट है द न्यू स्कीम दैट वाज introduced in 1984 and it is applicable to all central public sector enterprises. Okay, जो भी central public sector enterprises है उन सब में न्यू स्कीम जो है वो prevalent होता है. So that's all for today. I hope all the relevant topics are clear to you all. Any doubts you can mention down in the comment section below. Again a reminder, if you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe it. That's all for today. Thank you.